कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। दिवाली बीती है पिछले कुछ दिनों में, तो हम बात करने लग रहे थे एमपीटेट वर्ग 1 के संदर्भ में, है ना? जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसी सीक्वेंस में, है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बात की थी इससे पिछले लेक्चर में टू आ स्काई लार्क की, है ना, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो हम उसको यहाँ कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते हैं वहीं से। देखिए, यदि बात की जाए बेसिकली टू आ स्काईलार्क जो कि एक ओड है ना, तो इसमें अभी तक देखिए इसमें टोटल 21 स्टेंजास है ना, 21 स्टेंजा है और 21 स्टेंजा में से तकरीबन 16 या 17 स्टेंजा हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैं समझता हूँ शायद ये 17वां हो, है ना। तो टू आ स्काईलार्क में जो ऑथर हैं पीवी शैली, आप उनको देखेंगे कि वो शुरू से लेके कंपैरिजन ही कंपैरिजन करते हैं स्काईलार्क का, कि स्काईलार्क एक स्पिरिट के समान है ना, एक स्पिरिट के समान है, एक आत्मा के समान है जिसका कोई शरीर नहीं है ना। साथ ही साथ में फिर आगे वो बताते हैं कि उसको मतलब स्काईलार्क को क्लाउड ऑफ फायर की तरह उड़ता हुआ देखा जा सकता है, ऊंचाई ऊंचाइयों में ध्वनि सुनाई दे रही है उसकी मीठी, है ना। फिर एक और कंपैरिजन दिया जाता है, वो है हिडन स्टार का, है ना, जो आपने सुबह के समय पे जो तारा देखा होगा अक्सर, है ना। तो उसके बारे में ये कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया जाता है, ग्रह के बारे में, है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वो एक और कंपैरिजन देता है, वो है जुगनू का, है ना, ग्लो वॉर्म करके, है ना, जो नम घाटी में चमकते हैं, है ना। तो कुल मिला के इस प्रकार से जो ऑथर है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन देने का प्रयास कर रहे हैं, बट उनका जो पर्सपेक्टिव है वो लिमिटेड नहीं है ना, क्योंकि वो जंप कर रहे हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, है ना। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, कुछ इस प्रकार की इमेजरी रखने का प्रयास किया है मिस्टर पीवी सेले ने इस फोन में, है ना। देख, आगे बढ़ रहा हूं, है ना, जहां मैंने छोड़ा था वहां से आगे कंटिन्यू कर। वेकिंग और अस्लीप दाव ऑफ डेथ मस्ट डीम, है ना। यहाँ डीम का मतलब होता है फाइंड करना, है ना, मतलब पता होना किसी चीज का, कि सोते हुए या फिर आधी सोने की हालत में, है ना। कह सकते हैं इनसोम्निया की स्टेट एक विशेष प्रकार की, जिसमें इंसान सो भी रहा है जाग भी रहा है, बीच की स्टेट, है ना। तो कुल मिला के यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, चाहे होश में हो या होश में ना हो, इसके बावजूद उसे पता है मौत का नेचर क्या है, डेथ क्या है ना, उसका जो एक्चुअल नेचर है ना, द थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, कि जिस हिसाब से जो जो स्काईलार्क है वो डेथ का नेचर बहुत अच्छे से डीपली और ट्रूली जानती है ना, देन बी मॉर्टल्स ड्रीम, है ना, जो कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते, या कह सकते हैं जो हम सपने में भी सोच पाए उससे भी ज्यादा अच्छी तरह लाइफ के बारे में कौन जानता है? स्काईलार्क। क्यों? जस्ट बिकॉज जो स्काईलार्क है उसकी ध्वनि जो सुन पा रहे हैं उससे टोटली हमें हैप्पीनेस का कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है, उसमें कहीं भी दुख का आवाज प्रतीत नहीं हो रहा। पिछली बीती लाइनों में कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि इवन जो लव की सटाइटी होती है ना, जो प्रेम में इंसान को कुंठा होती है, कई बार जो एक्सपीरियंस करता है खिंचाव तनाव स्ट्रेस, है ना, तो कुछ इस प्रकार से, तो उसका भी अनुभव नहीं किया है ना। तो जो एक्चुअल जो लाइफ का नेचर है, जो डेथ का नेचर है, उन सब के बारे में स्काईलार्क जानती है ना। और इस जो ये जो जमाना है, आमतौर पे जो जमाना है हमारे लिए उतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? 100 तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, है ना, बहुत जीवन में कई तरह की कठिनताएं, है ना। जैसे कुछ लोग एग्जाम्स में बैठे, एग्जाम्स में फेल हो गए, जीवन में पारिवारिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है, लोगों के आपस में समन्वय नहीं बैठ रहे हैं, है ना। लेकिन वहीं यदि स्काईलार्क की बात की जाए तो यहाँ देखिए, और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि कैसे ये विपरीत जो समय हमारे लिए विपरीत है, इसमें ये कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर होती हुई जा रही है ना। इसकी जो ध्वनि है क्रिस्टल क्लियर हर जगह सुनाई दे रही है, कैसे आकाश में ये उड़ती हुई जा रही है, कोई द्वंद नहीं है, कोई रुकावट नहीं आ रही इसके रास्ते में, है ना। तो कुछ इस प्रकार से अब यहाँ देखो, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ से बता दिया स्काईलार्क के बारे में, है ना, कि स्काईलार्क लार्क का क्या है, क्या उसके कह सकते हैं, मतलब जो अनबॉडीड है, ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है ना, उसको कोई पेन मीजरीज नहीं है।
अब यहाँ से वो ह्यूमन के बारे में बताना शुरू कर रहा है ना। पहले वर्ड के बारे में बता दिया, वो क्या आप देखो अपनी, बी लुक बिफोर एंड आफ्टर, कि हम जो है वो पहले और बाद में, मतलब हम अपने जीवन में पास्ट में देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, इन ऑर्डर वी सपोज टू लिव इन प्रेजेंट। व्हाट आई मीन टू से इज दैट, कि हमें जो है, देखिए आमतौर पे जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो प्रेजेंट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है ना। हाँ, क्यों? आप कभी भी बैठे होंगे, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के दौरान भी कई बार ऐसा होगा, देखते देखते आप कहीं किसी पास्ट की इवेंट में पहुंच जाएंगे, है ना। तुरंत ही आपका माइंड जंप करेगा, फ्यूचर में आप इमेजिन करने लग जाओगे कि मेरे पास ऐसे पैसा होगा, मैं आगे चल के ये करूंगा, जॉब लग जाएगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो ह्यूमन होता है, वो देखते हैं, वो एग्जामिन करते हैं पहले और बाद में जीवन के, है ना, कि पास्ट में क्या घटनाएं बीती है, क्या क्या घटनाएं हुई, है ना, फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या क्या होना है। रेदर वी शुड लिव इन प्रेजेंट, और जबकि हम जी प्रेजेंट में रहें। और मानव की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो पास्ट की घटनाओं और फ्यूचर की घटनाओं को लेकर परेशान होता है, और इन दोनों के चक्कर में वो प्रेजेंट को खत्म कर देता है। जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं ब्रिज की भांति कार्य करता है। जो ब्रिज होता है ना, वो जो ब्रिज है वो कहीं ना कहीं दो चीजों को आपस में जोड़ता है। तो प्रेजेंट जोड़ता है फ्यूचर और पास्ट को। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ ह्यूमन का जो नेचर है, और इन दोनों की वजह से, पास्ट और फ्यूचर की वजह से जो है लोग परेशान होते हैं कई बार, है ना। तो हम फ्यूचर में देखते हैं कि हमने क्या खोया है, क्षमा चाहूंगा, हम क्या पाना चाहते हैं। वहीं हम पास्ट में देखते हैं कि हमने क्या खोया है ना। और फिर उसके बाद में हम दुखी होते हैं। क्यों हम दुखी होते हैं? कि हमारे पास अभी इस वक्त क्या नहीं है, मतलब हमने जो खो दिया है। हमारे जो अपने थे, कभी हमारे साथ थे, आज वो हमारे साथ है नहीं, है ना। पाइन का मतलब एक तरह से तरसना, है ना, क्वेस्ट। आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, है ना। तो तब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार इंसान दुख में भी हंसता है ना, और उस हंसी के पीछे भी दुख होता है। कई, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप दुखी हैं, आप परेशान, ठीक है। अब दुख इतना ज्यादा आपने झेल लिया है कि जब कोई परेशानी आती है तो आप हंसते हैं। वो हंस किस बात पर रहे हैं? अपनी परिस्थितियों पर, परेशानियों पर, है ना। तो जब आपका जो लाफ्टर है ना, वो भी आपके दुख में निकल रहा है। तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बयां करने का प्रयास कर रहे हैं पीवी शैली, है ना। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, है ना। अब यहीं से मैं शुरुआती क्लास में आपको एक लाइन बता रहा था कि वो गीत मधुर होते हैं सदा, जिन्हें दुख के सुर में गाते, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू ही झलकते आते, है ना। तो इसी लाइन का ट्रांसलेशन कवि शैलेंद्र ने किया है ना। तो आपने कई कई बार देखा होगा, आप उदाहरण के तौर पे आज के कंटेम्परेरी एरा के, आज के जो महान गायक हैं, अरिजीत सिंह, उनको देख लीजिए, है ना। तो अब उनके जो जितने भी गीत हैं वो बेस्ट क्यों हैं, उनके जो सॉन्ग्स हैं बेस्ट क्यों हैं? जस्ट बिकॉज उनकी प्रेरणा का जो सोर्स है वो उनकी स्वयं की पर्सनल लाइफ है। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज में पेन अलग ही फील होता है ना। और इस वजह से उनका जो आर्ट है वो मास्टरपीस बन गया है। और कुछ इसी वजह से जो अरिजीत सिंह साहब हैं वो अन्य गायकों से अलग है ना। तो यहाँ कवि जो है वो यही कहना चाहता है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, है ना, कि हमारे सबसे ज्यादा मधुर गीत वही होते हैं जो हमारे दुखी के थॉट्स को बयां करते हैं ना, भावों को बयां करते हैं, है ना। जैसे कोई आप, जैसे आपके दिल में कोई बहुत बड़ा दुख है कुछ खोने का, है ना। तो अब जब जब आप उसको बयां करने का प्रयास करेंगे रिदमिक पैटर्न में विद प्रॉपर म्यूजिक, गाने की आवाज में, तो अंदर से आवाज आएगी। लेकिन यदि आप पेरिफेरल करेंगे तो हो सकता है उतनी डीप और कनेक्टेड फील ना हो इंसान, है ना, कुछ इस प्रकार। Yet, if we scorn hate, pride, and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. यदि हम हेट को, प्राइड को, फियर को, इन तीनों चीजों को बिहेवियर में से हटा दें, है ना, और हम कुछ इस प्रकार जन्म लें कि हमें कोई आंसू ना बहाना पड़े, तब भी जो हमारी स्काई लार्क है, जो उसका साउंड है, उसके नियर बाई हम नहीं पहुंच पाए।
इतनी हैप्पी है स्काई, तभी ये कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं। कुल मिला के हमारे जीवन की सारी निगेटिविटी को निकाल के बाहर रख दिया जाए, फिर भी हम स्काई लार्क की हैप्पीनेस के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे कभी, ये कहना चाहता हूं। ठीक है। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were thou scorner of the ground. सुनिए, better than all measures of delightful sound, मतलब जितनी भी अच्छी ध्वनियां है ना, जो डिलाइटफुल, जो आनंदमय साउंड है ना, उन सभी से यदि आप तुलना करने के लिए चलो, तो आप पाएंगे कि जो स्काई लार्क का साउंड है उनसे बहुत अच्छा है ना। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, कि जितने भी खजाने जो किताबों में पड़े हुए हैं, जो थॉट्स हैं, है ना कहीं जो सीख देने का प्रयास करती हैं किताबें, है ना, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स वगैरह, मतलब जो भी चीजें ह्यूमन को एनरिचमेंट के लिए दी गई हैं किताबों में, उन सभी के ट्रेजर से भी ज्यादा ट्रेजर है स्काई लार्क के साउंड में। कंपैरिजन देखिए, है ना, कहां ले जा रहा है। दाई स्किल टू पोइट वर दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, है ना। लिसन, दाई स्किल टू पोइट वर, लिसन, यहां जो पोइट है ना, यहां पोइट का कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है स्काई लार्क के साथ। जिस प्रकार से एक पोइट पोएट्री लिखता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ जो हमारी वर्ड है स्काई लार्क, उसको पोर्ट से कंपेरिजन किया गया है। और जो स्काई लार्क का साउंड है उसे उसकी रचना कृति, है ना, उसकी कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ मतलब रिटर्न वर्क से कंपेरिजन किया गया है दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो इसकी स्किल है, जो उसकी गाने की, उसे कवि की आर्ट की तरह तुलना करी गई है ना। और यहाँ दाउ कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, इससे यहाँ तात्पर्य ये है, देखिए, कि जो कह सकते हैं स्काई लार्क है वो हवा में ऊपर उड़ रही है ना, और वो अनबॉडीड हो चुकी है, ना, उसने, उसका जो टच है ना, उसका नीचे पृथ्वी से टच दूर हो चुका है, वो आसमान में उड़ रही है ना। तो उसने स्क्रॉन कर दिया, उसने त्याग दिया जमीन को, है ना। चलिए, ये जो लाइंस हैं इनको आप 2-3 बार पढ़ लेना, आपसे वो अर्थ पूछने बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। हो सकता है कोई एक हाथ दो कोई मीनिंग पूछ ले और उसको आपसे एंटो सिनोनिम पूछने बैठ जाए, बाद बाकी कुछ भी ऐसा स्पेशल वो इसमें से पूछेगा नहीं। पूछ सकता है तो एक चीज पूछ सकता है, वो आर सिंसियरेस्ट थॉट्स आर दोस विच टेल आर सैडेस्ट थॉट, ये लाइन प्रमुख है, कई बार पूछी गई है, ये पूछ सकता है। या फिर हो सकता है कोई और लाइन पूछ ले, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 बार इसको पूरे को रीड कर ले, है ना, तो मोर देन इनफ हुआ। आगे क्या कहता है कवि, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, स्काई लार्क से, कि तुम्हारे अंदर तुम जो आभास करती हो, तुम जो एक्सपीरियंस करती हो हैप्पीनेस, इसका आधा भी मुझे दे दो, जो तुम्हारा दिमाग जानता है। मतलब तुमने जो भी अनुभव किया है, जिस अनुभव के तहत जो तुम मीठी मीठी कहीं ना कहीं ध्वनियां निकाल रही हो आसमान में, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हैप्पीनेस का कार्ड रहा हो। तो तुम्हारा जो भी हैप्पीनेस का कार्ड है वो मुझे थोड़ा सा मुझे ही बता दो, ताकि एटलीस्ट मैं भी उसको एंजॉय कर सकूं, है ना। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो ध्वनि तुम्हारे मुख से निकल रही है, तुम्हारे माउथ से निकल रही है, सेम हारमोनियस साउंड विल फ्लो आउट ऑफ माई माउथ एज वेल, है ना। तो यही जो ध्वनि है, इसी प्रकार की हारमोनियस सोनरस साउंड मेरे मुंह से भी निकलेगी, है ना। है ना। उसके बाद में द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। उसके बाद में जो मेरी ऐसी ध्वनि निकलेगी, उसके बाद में जैसे मैं आज बैठ के स्काई लार्क के साउंड को अप्रिशिएट कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, उसी प्रकार से फ्यूचर में लोग मेरी ध्वनि को, यहां ध्वनि से तात्पर्य एग्जैक्ट ध्वनि से बिल्कुल नहीं है, यहां ध्वनि से तात्पर्य पोएटिक आर्ट से है ना, कि मैं पोएट्री लिखूंगा, मतलब तुम्हारी जो ध्वनि है वो मेरी पोएट्री में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाए, फिर मेरी भी पोएट्री इस प्रकार की होगी, मैं ऐसी पोएट्री लिख के चला जाऊंगा कि लोग उसे वर्षों वर्षों तक एंजॉय करेंगे। कहने का मतलब बस इतना है ना। एज आई एम लिसनिंग नाउ, जिस प्रकार से मैं अभी तुम्हारी ध्वनि सुन रहा हूं, लोग मेरी ध्वनि सुनेंगे मेरी पोएट्री के। तो ये थी स्काई लार्क, ठीक है। स्काई लार्क के बारे में बेसिकली हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है।
जितना ठीक ठाक मैं आपको प्रोवाइड करवा पाया मैंने करवाया है, कोशिश करी है कि आपको समझ आए, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। अब इसमें हम आगे चलने लग रहे है ना। देखो देखो जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एनालिसिस आपने सुना होगा, क्रिटिकल थ्योरी सुना है। क्रिटिकल थ्योरी में किसी चीज के मेरिट डीमेरिट दोनों के बेस पे तुलना करी जाती है ना, कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें क्या है क्या। जैसे उदाहरण के तौर पे ये पोम है, इसका यदि अपन क्रिटिकल एप्रिसिएशन निकालने बैठते हैं तो इसमें हम चेक करेंगे कि इसकी टोन कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक है ना, लविंग टोन है ना, हैप्पीनेस है, कभी एंथुजियाज्म फील कर रहा है, तो इस प्रकार से ये एक टोन होगी, है ना। उसके बाद में इसमें मीटर भी आता है कि किस प्रकार के मीटर का कवि ने इस्तेमाल किया है, आईएम का किया है, ट्रोची का किया है, एनापेस्टिक का किया है, डेक्टलिक का किया है, एम्फीमेसर का किया है ना। तो इसमें ये भी कई बार देखा जाता है ना। उसके बाद में रिदमिक पैटर्न भी स्टडी किए जाते हैं कि राइम स्कीम ए बी ए की है, या ए बी की है, या ए बी की है, या ए बी सी की है, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो राइम स्कीम देख ली जाती है। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाता है हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन द पोम, है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्रिटिकल इवेल्युएशन में, क्रिटिकल एनालिसिस में, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम देखते हैं कि पोम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से पोम कहीं ना कहीं बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग जाने का प्रयास करती है। तो वो सारी चीजें देखते हैं। देखिए अब इसके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़े से कुछ बिंदु हैं जिन पे आप देख लीजिए, मैं इन पर बात कर रहा हूँ। आई देख, ये तो हमें पता ही है, टू ए स्काईलार्क वाज रिटन बाय पर्सी वर्सी शैली, है ना, 1820 में। ये डेट आपको याद रखना है, भूलना मत, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड अलोंगसाइड हिज लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड, प्रोमीथियस अनबाउंड, है ना। और जो पब्लिशिंग हाउस था वो था चार्ल्स एंड जेम्स ओलायर का, और वो लंदन में, है ना। ये भी याद रखना। अच्छा एक बात याद रखना, आपसे पूछ सकता है किस वर्क के साथ इसको पब्लिश किया गया था, टू स्काईलार्क को। तो ये पब्लिश किया गया था प्रोमीथियस अनबाउंड के साथ। अच्छा आपको एक बात और याद रखनी है, गिव मी 1 सेकंड। टू द स्काईलार्क किसने लिखा है? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा। सपोज अगर सामने वाले ने सेम क्वेश्चन पूछा, टू अ स्काईलार्क इज अ फेमस लिरिकल वर्क रिटन बाय विच ऑथर, नीचे आपको 4 एग्जाम्पल चिपका दिया, उदाहरण के तौर पे पीबी शैली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और नन ऑफ द अबव। तब आप आंख बंद करेंगे, तुरंत पीबी शैली लगा के आएंगे और घर आके चिल्लाएंगे कि मेरा सही है, मेरा सही है। और लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा गलत। पता है क्यों? क्योंकि इसी नाम का जो वर्क है ना, टू दी स्काईलार्क, इसको लिखा है मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। इसको कहते हैं कंफ्यूजन का लेवल। केवल बीच के एक शब्द से पूरा टाइटल बदल गया, ऑथर बदल गया, पूरी भावना बदल गई। आपको याद रखना है। एक और फेमस वर्क है शैलेश स्काईलार्क, जिसको लिखा है मिस्टर थॉमस हार्डी ने, है ना, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, है ना। देखिए आपको ऐसी चीजों पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब सामने वाला थोड़ा सा ट्रिकी करने का प्रयास करेगा ना, तो ये क्वेश्चन दे देगा टू दी स्काईलार्क अ फेमस पोएम रिटन बाय हूम, नीचे 4 ऑथर दे देगा, उनमें पीवी शैली हो सकता है हो, और साथ में वो भी ऑथर हो, विलियम वर्ड्सवर्थ भी हो। तो आप वहां आंख बंद करके लगा के आएंगे पीवी शैली, क्योंकि इस वक्त तक आपको आइडिया नहीं है कि ऐसा कोई वर्क मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा, है ना। ऐसा होता है। चलिए, द पोम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवनिंग वॉक नियर लिवर्नो, जिसको लैंगहॉर्न प्रीवियस समय में कहा जाता था, इटली में, है ना। मैरी शेली उनके साथ थी, उनकी वाइफ, है ना। तो ये बैकग्राउंड है पोम का, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्काईलार्क के बारे में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देती है ना। और मैरी शेली ने अपने शब्दों में इस ये जो घटना थी इसके बारे में विवरण दिया है। इन द स्प्रिंग वी स्पेंड अ वीक और टू नियर लैंगहॉर्न लिवर्नो, इट वाज ऑन अ ब्यूटीफुल समर इवनिंग, है ना, शाम का समय था,
इटली में, लिवर्नो में, है ना। while wandering among lanes whose metal hedges were lit by fireflies, ये जो fireflies है ना, ये कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट वी हर्ड द कैरोलिंग ऑफ द स्काईलार्क, है ना। चलिए, अब ये लाइन आपको याद रखना है, इसने कही थी मैरी शेली ने, है ना। इसी ने बताया कि ये पोम कहाँ का विवरण है, कौन सी जगह है इसकी, इसका बैकग्राउंड क्या है ना। अब इस पोम के बारे में एक यूनिक बात है, वो ये देखो, ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स की, और दूसरा पीवी शैली की टू अ स्काईलार्क। इन दोनों को इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोरी कहा जाता है, और ये किसने कहा है? अलेक्जेंडर मैकी ने। ये आपको याद रखना है ना, ये जरूरी है, कई बार पूछा गया है ना मल्टीपल एग्जाम्स में। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, इसमें टोटल 21 स्टेंजास हैं, है ना। 105 लाइन है, चाहूंगा मल्टीप्लाई, है ना। तो 105 लाइन है ना। और इसकी जो चार लाइन है, शुरू की चार लाइन है ना, वो ट्रॉची ट्राईमीटर में लिखी गई है। ट्रॉची जो है वो आयम का उल्टा होता है। आयम में देखिए, पहला स्ट्रेस्ड डम, अनस्ट्रेस्ड डा, ये तो फॉर्मेट होता है आयम का, लेकिन इसी का जस्ट उल्टा होता है ट्रॉची। ट्रॉची कैसे? डा डम डा डम डा डम, ये उल्टा हो गया, है ना। तो ट्रॉची ट्राईमीटर में लिखा गया है। ट्राईमीटर देखिए, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, ट्राईमीटर, डाईमीटर, मोनोमीटर, ऐसे ऐसे मीटर होते हैं, है ना। हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, नोनामीटर, डेकामीटर, इस प्रकार से। तो ऐसे ही ये जो ट्राईमीटर में इसकी जो शुरुआती चार लाइन है, प्रत्येक स्टेंजा की चार लाइनें जो शुरू की हैं, उनको लिखा गया है ट्रॉची ट्राईमीटर में, आपको याद रखना है। और जो फिफ्थ लाइन है उसको लिखा गया है आयम्बिक हेक्सामीटर में। इसको लिखा गया है आयम्बिक हेक्सामीटर में, है ना, जिसको अलेक्जेंड्राइन के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखना। और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी, है ना, याद रखना। ये वो कंपोनेंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, 100% आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। राइम स्कीम देख लीजिए, ए बी, है ना। और जो पांचवी लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है ना। और शुरू की जो चार लाइन है वो ट्रॉची ट्राईमीटर में है। टोटल 21 स्टेंजा है, 105 लाइन, ठीक है। अब इसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर स्काईलार्क जो सिंबलाइज करता है प्योर इंस्पिरेशन फॉर अ पोएट, है ना। उसके बाद में ये कहीं ना कहीं डिवाइन आर्ट है जो स्काईलार्क का साउंड है ना। और दूसरी बात, फ्रीडम फ्रॉम अर्थली लिमिट्स। उदाहरण के तौर पर जब पोम की शुरुआत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पीवी शैली कहने का प्रयास करता है कि यू आर इन अनबॉडीड जॉय, है ना। एक ऐसा कह सकते हैं खुशी जिसका कोई शरीर नहीं है ना, जो कहीं कहीं भी घूम रही है, आसमान में उड़ती फिर रही है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब कोई पोएट पोम लिखने बैठता है तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती, है ना, क्योंकि वो इमेजिनेशन में कहीं भी विचरण कर सकता है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से जो स्काईलार्क है, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है ना, फ्रीडम फ्रॉम अर्थली लिमिट्स। तो ये स्काईलार्क के बारे में कुछ सिंबल्स हैं। उसके बाद में यहाँ स्काई या फिर हाइट क्या प्रोजेक्ट करता है, तो ट्रांसेंडेंस। देखिए, ट्रांसेंडेंस क्या होता है? मतलब शरीर यहीं रह जाए और आत्मा आसमान में निकल जाए, हाईएस्ट फॉर्म है कुल मिला के ये। मतलब कई बार आपने देखा हो, आप बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे हैं और फिर आपकी आत्मा कहीं और पहुंच जाती है, या फिर आप कुछ और सोचने लगते हो, कुछ इस प्रकार से, है ना। और या फिर ये स्पिरिचुअल एलिवेशन या एलिवेट समझते हो, ऊपर उठ जाना, है ना, लॉफ्टी। तो उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करता है स्काई या फिर हाइट सिंबल में। और अनसीन सॉन्ग से क्या तात्पर्य है यहाँ? ये है द इनविजिबल नेचर ऑफ ट्रू ब्यूटी एंड ट्रुथ, है ना। तो ये तीन सिंबल हैं जिनका प्रयोग किया है मिस्टर पीवी शैली ने पोम में। आगे देखिए, शैली के इस वर्क ने फ्यूचर में कई ऑथर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का कार्य किया है, जो आपको याद रखना है। थॉमस हार्डी साहब ने एक फेमस वर्क लिखा है ना, ये
शैलेश स्काईलार्क, याद रखना है, पूछ सकता है, अगर इससे जोड़ के क्वेश्चन बनाना चाहेगा पूछ लेगा, है ना। और इसमें कहीं ना कहीं इनने इमोर्टलाइज करने का प्रयास किया है शैले की ओड टू स्काईलार्क को, है ना। चलिए, अब एक और ऑथर है न्यूअल कॉर्ड के नाम से, ये ड्रामेटिस्ट हैं, इन्होंने एक फेमस प्ले लिखा है जिसको ब्लाइथ स्पिरिट के नाम से जाना जाता है ना। और ये भी टाइटल यहीं से उठाया है ना। चलिए, उसके बाद में 1894 में ब्रिटिश कंपोजर हैं ऑर्थर थॉमस के नाम से, है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया है स्काईलार्क का, है ना, अपने म्यूजिकल क्रिएशन में, ठीक है। तो ये तीन कह सकते हैं रेफरेंस हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं स्काईलार्क के साथ, तो आपको ये याद रखना। अब कुछ थीम्स, हर वर्क जो है वो कहीं ना कहीं थीम से मिलकर बना होता है, उसके पीछे थीम एज अ फैक्टर काम करती है, तब जाके कोई वर्क अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसमें कई सारी थीम्स हैं, वन बाय वन मैं आपसे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर रहा हूँ। देख, नेचर एंड इट्स ब्यूटी, ये भी इसकी एक विशेष थीम है। द स्काईलार्क सिंबलाइजेस द प्योरिटी, फ्रीडम एंड जॉय फाउंड इन नेचर, है ना, सेलिब्रेटिंग इट्स अपलिफ्टिंग एंड इंस्पायरिंग क्वालिटी, है ना। तो एक तो इसमें थीम हो सकती है नेचर एंड इट्स ब्यूटी, सीधी सी बात है, किस प्रकार से जो हमारे ऑथर हैं उसको एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं नेचर को, है ना। नेचर में जो हेजेस हैं या फिर जो ग्रीन फील्ड्स हैं, ग्रीनरी है चारों साइड, और ऑथर अपनी बहन के साथ वहां घूम रहे हैं, तो नेचर और ब्यूटी तो ऑब्वियस सी बात है इसकी थीम है ना। चलिए यार, आपको पढ़ने मात्र से आइडिया लग जाएगा, यदि आपने पोम पढ़ी है तो आपको पढ़ने मात्र से आइडिया लग जाएगा इसमें से कौन सी थीम है कौन सी नहीं, है ना। और ट्रांसेंडेंस का मैंने अभी आपसे बात किया है, किस प्रकार से इंसान ऐसे सोनरस म्यूजिक को सुन के ट्रांसेंड हो जाता है, उसकी बॉडी नीचे रह जाती है, वो कहीं और ही विचरण करने लगता है। आप कई बार आप स्वयं भजन सुनते सुनते ईश्वर के ख्वाबों में खो जाते होंगे, कुछ इसी प्रकार से, है ना। और आइडियलिज्म ऐसे कि जो स्काईलार्क है वो आइडियल है, आइडियल ऐसे है कि उसकी कोई बॉडी नहीं है, वो कोई भी किसी प्रकार की चीजों से सफर नहीं कर रही है, टोटली हैप्पी है ना। और उसका सोर्स भी नहीं पता उसकी हैप्पीनेस का सोर्स क्या है, तो ऐसा है ना। द वर्ड सॉन्ग represents an ideal, almost divine expression of joy and inspiration, suggesting a world beyond human limitations, ठीक है। तो एक ये भी थीम हो सकती है, ट्रांसेंडेंस एंड आइडियलिज्म। आर्ट एंड पोएटिक इंस्पिरेशन, ये आपको पता है, पोएटिक इंस्पिरेशन ऐसे कि कभी ये कह रहा है जैसे आज तुम जो अपने मतलब ध्वनि में जो गुनगुना रही हो ना, मुझे अपनी इस गुनगुनाने का राज बताओ, क्या है तुम्हारे पास ऐसा जिससे इतना अच्छा गा रही है ना। इसी को जानने के बाद में मैं बिल्कुल इसी प्रकार की एनर्जेटिक पोइट्री लिखूंगा, है ना। तो ये पोएटिक इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है। आर्ट वही राइटिंग या फिर जो स्काईलार्क गा रहा है वो, है ना। Shelley sees the skylark as a metaphor for the poet whose art lifts the spirit and communicates truth beyond ordinary experience, है ना। जॉय एंड हैप्पीनेस आपको पता है, सुन के अनुभव कर रहा है हमारा कभी, बोलो। देखो, द स्काईलार्क embodies pure unself conscious joy contrasting with human sorrow, suffering and imperfection, ठीक है। जॉय हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं ये शो करने का प्रयास करती है ना कवि, आपको याद रखना है। अगला मोर्टेलिटी, कि वी ह्यूमंस आर मीन टू सफर एंड वी आर नॉट नोन टू द नेचर ऑफ डेथ हाउ इट इज, है ना। और इसके बाद में ह्यूमन लिमिटेशंस के बारे में बताता है कि ह्यूमन जो है ट्रांसेंडेंस नहीं कर पाते इतनी आसानी से। ह्यूमंस आर बाउंड बाय सफरिंग and mortality, whereas the skylark exists in the state of eternal and carefree bliss, है ना। कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक एक बार इनका नाम पढ़ लेना है थीम्स को। वैसे आपने अगर ध्यान से मुझे सुना होगा तो आपको इतना आइडिया होगा, है ना। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा, आप देखते से ही जज कर लोगे और लगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। स्पिरिचुअलिटी एंड द सबलाइम, सबलाइम होता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, है ना। और ऑन द सबलाइम के नाम से एक फेमस वर्क है जिसको केसियस लॉन्जाइनस ने लिखा है। केसियस लॉन्जाइनस को कई बार फर्स्ट रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है ना। ये क्रिटिसिज्म के भाग के अंतर्गत आता है, ऑन द सबलाइम, है ना। और ये स्पिरिचुअलिटी सबलाइम, द स्काईलार्क सॉन्ग इवोक्स अ सेंस ऑफ सबलाइम,
है ना, ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर देता है सुनने वाले को। ब्लेंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड विद स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एलिवेशन, ठीक है, कुछ नहीं है, वही सिंपल सी नॉर्मल चीजें हैं कि किस प्रकार से भाव जगते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर इस साउंड को सुन के, जो कि बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है सुनने वाले को, है ना। तो ये हमने स्काईलार्क के बारे में कंप्लीटली बात कर ली। मैं समझता हूँ जितनी भी जरूरी चीजें हो सकती थी मैंने आपको बताया है। बाद बाकी यदि आप बात करें फिगर ऑफ स्पीचेस जो इस्तेमाल होती हैं, जो डिवाइसेस इस्तेमाल इसमें हो रही हैं, उनके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, है ना, अभी नहीं। जैसे ही मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस को, तो उनको मैं नेट से जोड़ते हुए पढ़ाऊंगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग रन पर जाएगा। तो अभी मैं उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। शेष मैं समझता हूँ यदि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन या तो नॉर्मल ये कि कहाँ, मतलब किस ईयर में इसको पब्लिश करा गया, है ना, किस करेक्शन के साथ पब्लिश करा गया, कौन सी लाइन इनमें से स्काईलार्क में दी गई है, या फिर एक लाइन दे देंगे पूछा इनमें ये किस मतलब ये किस पोम से ली गई है, या आपसे ये पूछ सकता है। टोन भी पूछ सकता है, इसकी टोन कैसी है कैसी नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। इसकी जो टोन है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पैसिमिस्टिक है, मतलब निराशाजनक टोन तो नहीं है ना, नहीं लगती। हाँ, बस कई बार ऐसा लगता है कि कभी है वो कहीं ना कहीं इस चीज से खुश नहीं है कि वो बाउंड है अर्थ से, मतलब वो अपनी ह्यूमन बॉडी की वजह से बाउंड है। वो स्काईलार्क की तरह ओपन हार्टेड फील नहीं कर पा रहा है ना, उसके पास सौरो है फील करने के लिए, जबकि स्काईलार्क के पास कुछ नहीं, है ना। तो लगातार कंपैरिजन करने लग रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पेसिमिस्टिक है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली ऑप्टिमिस्टिक है। फिर भी अंत तक आते आते ये जो पोम है ये कहीं ना कहीं हमें ऑप्टिमिस्टिक टोन देती है, जब वो कहता है कि मुझे भी जो तुम जानती हो वो सिखाओ, जिससे मैं भी खुश हो सकूं, मैं भी एक ऐसी क्रिएशन लिख सकूं जिसको लोग सुन के खुश हों, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अभी आपको सुन के खुश हूं, है ना। तो ये इसकी टोन हो सकती है। ये पोम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दी है। इसी पीडीएफ में नीचे कुछ क्वेश्चंस डले हुए हैं, जिन्हें यदि आप चाहें तो पीडीएफ से देख सकते हैं। इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर छोड़ दूंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आई हो तो लाइक आवश्यक रूप से करें, और कोशिश करें यदि हो पाए तो कमेंट, है ना। और बाद बाकी अपने साथ वालों के साथ शेयर करें। एग्जाम की दृष्टि से यदि बात की जाए तो काफी लंबा समय बीत चुका है ना। डेट का कुछ पता नहीं चल रहा है, कब होना है कब नहीं होना है, होना तो तय है, इस बात को कोई नहीं रोक रहा। इसीलिए मैंने अपनी भी स्पीड थोड़ी सी रोक के रखी है, इसलिए मैं भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी करने के लिए 100 चीजें, जबकि मुझे दिख रहा है कि अभी एग्जाम पास में है नहीं। अदरवाइज इसको फिनिश करने में मेरे को ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लगेंगे, 20 दिन में सिलेबस खत्म हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ। लेक्चर को बड़ा कर दूंगा, 1 घंटा 1.5 घंटे का करूंगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, है ना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।